वैसे ना आज की क्लास ना पॉलिसी पर है, रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कैरियर एजुकेशन। तो आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट तो नहीं है, आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं या अदरवाइज ना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पॉलिसी ओके और सर। कमीशन पे है तो एक आध क्वेश्चन आप लोगों में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी विश है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पीआरटी के लिए, स्पेशली पीआरटी के लिए तो नहीं है, बट है तो एनटीटी वाले बच्चों के लिए। बट एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं से पूछ सकता है, आपको पता ही है। कि टॉपिक का नाम क्या है आज का? रिपोर्ट एंड कमीशंस या रिपोर्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्या रिपोर्ट है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज, हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले, हमने हिस्ट्री बात कर ली, हमने अर्ली चाइल्डहुड को पढ़ाना चाहिए, हमने ये बात कर लिया। हमने बात कर लिया कि भाई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में किन किन लोगों ने काम किया है, वेस्टर्न कौन कौन से फिलोसफर थे, इंडियन कौन कौन से फिलोसफर थे, इन सब की हमने बात कर ली है। तो बेसिक बहुत सारी बातें इसके अंदर हमारी हो गई है। अब हमारी रह गई है क्या? अब कुछ पॉलिसीज रह गई हैं, कुछ कुछ रिपोर्ट्स रह गई हैं, जो कि एंटिटी एजुकेशन पर बात करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर चाइल्ड राइट्स रह जाएंगे, आईसीटी, मेंटल हेल्थ, ये सब दो चार टॉपिक हमारे रह गए हैं मिला जुला कर। तो काफी कुछ हम कर चुके हैं एंटिटी के अंदर भी, है ना। कुछ एक टॉपिक और रह गए हैं जिसको हम लगभग आपके एग्जाम से पहले निपटा देंगे। आपके एग्जाम से पहले इसको हम क्या करेंगे बच्चों, आपका निपटा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं है वाला। ठीक है, तो इसकी नोट्स वगैरह बनाते रहिए बच्चों। फिर एक एक दिन क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों से पूछेंगे, ताकि आपको काफी चीजें जो जो पढ़ाया आपको मैंने उसमें आ जाए। ठीक है, तो अभी तक की कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा अभी तक की क्लास में एंटिटी के? आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अभी तक की कोई क्लास में, है। और नोट्स आप लोग बनाए रहे होगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पहले बात करने जा रहे हैं कौन कौन से एजुकेशनल रिपोर्ट्स बनाए गए हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स ऑन अर्ली चाइल्डहुड या प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे बच्चों आप लोग, जैसे इसमें सर्जन रिपोर्ट पढ़ेंगे हम, अर्ली चाइल्डहुड केयर केयर रिपोर्ट पढ़ेंगे हम बच्चों। इसके बाद नेशनल केयर कमीशन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि बेसिकली बेस्ड हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज करेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो पॉलिसीज स्टार्ट करेंगे हम। पॉलिसीज में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज काम आएगी आपकी। कुछ एक्ट्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए इसके अंदर। तो पहले हम आज बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स ऑन प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बनाए गए हैं जो कि अर्ली चाइल्डहुड पे ही काम करते हैं, है ना। तो किस पे काम करते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट्स की जरूरत जनरली पड़ी क्यों, हम ये बात करते हैं कि जो रिपोर्ट्स हम बच्चों को बनाते हैं जरूर इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। अब पहली बात देखो, बहुत सारी ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो कि अलग अलग लोगों ने करी है। जैसे आपको बता दूं मैं, इंडियन एजुकेशन या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में चार पांच लोगों का बड़ा योगदान रहा है। जिसमें हम अगर विदेशों की मतलब फॉरेन कंट्री की बात करें, तो इसमें आपका नाम आता है किंडरगार्टन का मेथड का, या हम ये कह सकते हैं किसका, फ्रोबेल का नाम आता है, या हमारे मोटेशी का नाम आता है। या इंडिया का अगर हम बात करें तो गिजुभाई बडेका हो गए, ताराबाई मोदक जी हो गई, और इसके अलावा अनुताई वाघ जी हो गए। तीन लोग हमने बात करी थी। बट इन तीन लोगों ने काम किस पर किया है? किसी एक एरिया में किया है। जैसे अनुताई वाघ ने कहाँ काम किया था? ट्राइबल एरिया में काम किया था। ट्राइबल एरिया के जो क्या नाम है वो होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पर काम किया था। हाँ, गिजुभाई जो थे उन्होंने भी महाराष्ट्र में क्या नाम है जो उन्होंने स्कूल खोला था, वो महाराष्ट्र के अंदर, मतलब कि उनका जो सारे सबके वर्क थे ना बच्चों, किसी एक एरिया में ही थे। और उन उन एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पाया था। मतलब कि आप देखो, उन्होंने पहल तो की चली 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 एजुकेशन की, बट वो किसी पर्टिकुलर एरिया में था, हर जगह नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये एम बनाया रिपोर्ट ने कि भाई इस शिक्षा के लिए हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, जो अर्ली चाइल्डहुड का कुछ ऐसा प्लान करेंगे जो सब बच्ची सभी क्षेत्रों के लिए पहुंचे, मतलब यूनिवर्सल बने। तो पहला क्या एम था इस रिपोर्ट का कि हमें एजुकेशन को क्या करना है, यूनिवर्सलाइज करना है। तो यूनिवर्सल अर्ली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन
कि भाई ये रिपोर्ट्स जितनी बनाई गई है इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें ये जो प्री प्राइमरी, जिसे आपने सुना होगा आरटी जो क्या कहता है, 6 to 14 को सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो सभी बच्चों के लिए, हर जगह के लिए है ना, ये तो ना पर्टिकुलर एरिया के लिए है। बट ये जो गिजुभाई बड़ेका जी हैं या जो भी लोग हैं, उन्होंने कहा पर्टिकुलर एरिया में काम किया है। तो रिपोर्ट का मतलब ये कहना था कि रिपोर्ट हम ऐसी बनाएंगे जो सभी प्रकार के जो क्षेत्र के लोग हैं, सभी प्रकार के जो किसी लोग हैं उन तक हो। शिक्षा के बाद एक लिमिट कहते हैं एज तक या लिमिट कास्ट तक या रिलीजन तक ना रहे, है ना, तो इसका ये एम था। इसके अलावा लिमिटेड कास्ट मेल। और देखो पहले ये था, आपको पता है शिक्षा का स्तर इतना बेकार था बच्चों की, पहले अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिल भी रही है तो जहाँ खासकर मेल को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, फीमेल को हमेशा इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले तो इसकी हालत बहुत बुरी ही थी, आपको बताइए। बट कुछ एरिया में काम तो हो रहे थे, कुछ एरिया में अच्छे से काम नहीं हो पा रहे थे, कुछ एरिया जो था वो अच्छे से हर एजुकेशन पे बात कर रहा था, हर मेल फीमेल सब पे बात कर रहा था। पर कुछ एरिया से था अभी भी स्टिल वो केवल मेल पे ही करते, तो लिमिटेड जो था ये जो किसी एरिया तक, किसी एज तक या किसी जेंडर तक जो लिमिटेड था उसको हटाने की बात की गई थी। तो ये कहा गया था लिमिटेड था पहले, लिमिटेड टू हायर कास्ट, हायर सर ये कास्ट। फर्स्ट पेज है? हाँ जी, ये फर्स्ट पेज ये है या फर्स्ट इससे पे, पहले फर्स्ट आपने फर्स्ट करा? बिल्कुल स्टार्ट ही किया हमने। हायर जी कास्ट, जी। और साथ में क्या है बच्चों, मेल चिल्ड्रन, केवल मेल चिल्ड्रन के बारे में था। तो ये पॉलिसी कहती है कि नहीं भैया, मेल चिल्ड्रन पे नहीं, शिक्षा मतलब मेल हो या फीमेल हो सभी जेंडर के लिए हम करेंगे, सबके लिए शिक्षा का वो होगा। और जो अर्ली चाइल्डहुड स्कीम जो हम बनाएंगे या अर्ली चाइल्डहुड का जो एजुकेशन का प्लान है, वो सभी प्रकार के बच्चों जो होते हैं, सभी देश सभी क्षेत्रों के, सभी प्रकार के स्टेट के जो लोग होते हैं, एरिया के लोग होते हैं, सबके लिए हम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था बच्चों, वो था। और दूसरी बात देखो, एजुकेशन के बाद बहुत सारे स्कूल होने के बावजूद भी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी थी जिसको शिक्षा का मतलब, शिक्षा का कहते हैं कि एक अक्षर जो होता है उसकी जानकारी भी नहीं थी। मतलब कि इतना सब कुछ प्लान लाने के बावजूद भी मैक्सिमम एरिया ऐसा था बच्चों पहले के मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो कि शिक्षा से एकदम पड़े था। तो अब ये लगा लीजिए, मैक्सिमम ये मतलब मास लिटरेसी थी इंडिया में। और मास लिटरेसी थी, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब क्या होता है बच्चों, मास लेवल पर इलिटरेसी थी। मास लेवल होता है मैक्सिमम लेवल पर इलिटरेसी थी किन बच्चों के लिए, जो कि बेसिकली कास्ट रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट किसी कास्ट को मिल रहा है, किसी का मिल रहा है, और इवन फीमेल एजुकेशन। ये वाला एरिया जो था बच्चों, ये इस एरिया में अधिकतर एजुकेशन पे बात नहीं की जाती थी। और ये मास लिटरेसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम इलिटरेसी जो होती है, इलिटरेसी मतलब होता है मैक्सिमम इलिटरेसी मतलब होती है कि कास्ट और फीमेल को लेकर काफी इलिटरेसी थी। बहुत सारे जो महिलाएं थे उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, कास्ट जो छोटी जात कास्ट के लोग होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि हमें शिक्षा का ये जो इलिटरेसी फैला हुआ है लोगों के बीच में, हमें इस इलिटरेसी को हमें क्या करना है बच्चों, खत्म करना है, इस वाली बात की गई थी। इसके अलावा इसमें जो पहली पहल, मैंने क्या कहा बच्चों, इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने इसकी पहल करी है। गिजुभाई बटेका जी ने किया, ताराबाई मोदक जी ने किया। अब आपने देखा कुछ समय तक तो मारिया मोंटेसी भी इंडिया में आकर रहती थी। आपको बता दूं मैं, सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 के अंदर, उस वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ था बच्चों कि वो इंडिया आई हुई थी और उस समय इंडिया में वो फंस गई। 1939 के आसपास जब वो आई थी इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया के बच्चों पर भी वर्क किया था। 7 साल उन्होंने इंडियन एजुकेशन पर काम किया। तो उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन एजुकेशन और इंडियन अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन पे भी उनका फोकस था। हालांकि वो बाहर भी काम करती थी, इटली की रहने वाली थी, इटली में भी काम किया उन्होंने, बट इंडिया के एजुकेशन में भी उन्होंने काम किया है, उनका वर्क था। तो वो जो वर्क था वो करीबन हर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा था, हर कास्ट तक नहीं पहुंच पाता, हर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। बट इंडिया के अंदर हम देखें तो ये बात बहुत इंडिपेंडेंस से पहले ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था महात्मा गांधी, जिसका नाम बहुत फेमस रहा है। हालांकि महात्मा गांधी जी के नाम केवल हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल स्वतंत्रता के लिए, मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की। बट आपको बता दूं मैं, आज़ादी से ज़्यादा काम उन्होंने बाल जो चाइल्ड एजुकेशन होता है उस पर कम किया है। और आपको बता दूं मैं, 1879 39 में, देखो ये सब तो बाद में आए थे, आपको बता दूं मैं 1837 के आसपास, अगर सही हूँ तो एग्जैक्ट तो हाँ मेरे ख्याल से यही है। 18 1839 तो 1839 होगा, उन्होंने तो पैदा ही हुए थे मेरे ख्याल से 1869 में। तो 1937 में, 1937 में इन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी अपनी दी थी बच्चों, गांधी जी ने एजुकेशन फिलॉसफी आई थी इनकी। अ, और इनके फिलॉसफी पर काम भी किया था, तो एजुकेशन फिलॉसफी में उन्होंने काम किया था। और इन्होंने जो है आपको बता दूं मैं, बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की थी। आपको पता ही होगा बेसिक एजुकेशन, ये बहुत फेमस है।
और जिसको बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की बात की थी बच्चों। और इन्होंने, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसे थे जो मैंने क्या कहा, गिजुभाई बड़ेका जी थे, काम कर रहे थे एजुकेशन पर, बस किसी को पर्टिकुलर एरिया या कास्ट के लिए काम कर रहे थे। ताराबाई मोदक जी भी हैं, पर्टिकुलर एरिया और जैसे गुजरात में काम कर रही थी। इन्होंने ना शिक्षा को सबसे पहली बार कहा था कि यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, इनकी सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए पहली बात तो इनकी जो रिपोर्ट आई थी, ये बेसिक एजुकेशन वाली जो रिपोर्ट आई थी, ये जो इन्होंने इसमें बात कही थी, इन्होंने पहली बार यूनिवर्सलाइज एजुकेशन की, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई थी इनके आने पर। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन की बात करी है, तो आपका नाम किसका लिखना है? महात्मा गांधी जी का नाम लिखना है। और ये इन्होंने किस शिक्षा से बाद में बताया था? वो था आपका बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा बच्चों को देनी है, इतनी शिक्षा बच्चों को देनी है कि उनको जीवन को जीने के लिए, अपनी लाइफ को बिताने में, अपनी लाइफ को मतलब में कुछ करने के लिए उनको शिक्षा इतनी मिलनी चाहिए। तो बेसिक एजुकेशन का नाम इनका आता है बच्चों। और इनका मानना था कि हर बच्चे के अंदर, हर पीपल के अंदर, ऑल पीपल कॉन्शियस अबाउट एजुकेशन, इनका मानना था कि ऑल पीपल शुड कॉन्शियस अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में ना सभी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए, वो अवेयर होने चाहिए कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, या दूसरों को भी अवेयर किए जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो हर प्रकार के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो ये बहुत बड़ा उनका वो था बच्चों। और बेसिक एजुकेशन स्कीम जो आई थी उनकी, और उस स्कीम उन्होंने हर बच्चे की शिक्षा की बात इस एजुकेशन के अंदर करी थी, ठीक है। उसके बाद अभी हमने बताया था कि 1939 में फिर से एक 39 में आपको पता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो मोंटेसरी जो थी, मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने मोंटेसरी मेथड दिया था बच्चों। तो मोंटेसरी हालांकि इटली की रहने वाली थी, इन्होंने भी बाद में शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बात की। मैंने कहा भी आपको कि इंडिया में भी वर्क किया उन्होंने, इंडिया से बाहर ही वर्क किया है। तो मारिया मोंटेसरी जो थी, उन्होंने मोंटेसरी शिक्षा लेके आई थी। और कला क्षेत्र, इनकी शिक्षा का एक एक नाम था, कला क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। कला क्षेत्र नाम से एक शिक्षा अभियान इन्होंने चलाया था, जिसका मतलब होता है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा जो है एक कला है जो सबको मिलनी चाहिए, ऐसी बातें करती। तो कला क्षेत्र नामक शिक्षा की बात मारियो मोंटेसरी का था 39 के अंदर। तो बहुत सारी बातें आप देख रहे हो, इन सब ने पहल करी थी पहले, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो आपका अनु मोंटेसरी हो, इन्होंने कहा था भाई शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से करना है। और अभी हमने बात की थी गिजुभाई बड़ेका जी, जो होते कहीं कहीं ना कहीं ये जो हमारे मारिया मोंटेसरी थी उनके साथ ही काम कर रहे थे, और उनके दिशा निर्देश पे भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे वो, है ना। बट मेन काम जो अगर शिक्षा को सार्वभौमिक करने की बात की गई होगी, तो एक नाम तो आता है आपका, किसको बताइए? इसका नाम है आपका एक गांधी जी ने पहली बार बात कही थी, और फिर बात सर दूसरे फर्स्ट कौन थे? नंबर पे क्या लिखा था आर्य आपने मोंटेसरी। चाइल्डहुड के बाद? यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और हायर कास्ट तक लिमिट ना रहे, सभी के लिए पास पहुंचे। जो मार्ट लिटरेसी आ रखी है कास्ट को लेकर या फीमेल को लेकर, बहुत मैक्सिमम लेवल पर, इसको हमें कम करना है। और इसी पहल से 37 में एजुकेशन फिलोसफर आए थे एक, किसकी आई थी फिलोसफी? गांधी जी की आई थी। और गांधी जी ने बच्चों बेसिक एजुकेशन स्कीम लेके आए थे कि भाई शिक्षा एटलीस्ट बेसिक तो बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वो उनको अपने मतलब अपने जीवन को जीने में क्या कर सके, यूज कर सके। और इन्हीं का आपने सुना होगा बच्चे, एक वर्ड आया था इनकी एजुकेशन में, शायद आपने सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। इन्होंने कहा था लर्निंग विथ अर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग। ये बात आपको बता दूं मैं, गांधी जी का ही दिया हुआ है। अर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग मतलब कि बच्चा पढ़े भी, सीखे भी और अर्निंग भी करे। तो इनको ना कुछ ऐसे स्किल सिखाया जाए, हैंड्स ऑन स्किल जिसको बोलते हैं ना बच्चों, हस्त कला सिखाए जाए, जिससे कि बच्चे को ना मतलब उनको कुछ स्किल डेवलप हो, और ताकि वो आगे अपने आने वाले जीवन में ना कुछ काम भी कर सके और अपनी आजीविका कमा सके, मतलब एक सेल्फ रिलायबल बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इनके लिए इनको कुछ स्किल भी सिखाए जाए, जैसे हाथों से नहीं होता है, चक्का चलाना हो गया, या हाथों से मतलब कुछ बुनना वगैरह हो गया, सिलना वगैरह हो गया, या साथ में उन्हें कुछ टोकरी बनाना हो गया, ये सब चीजें हैं, घड़े बनाना हो गया, ये सब भी सिखाया जाए। तो लर्निंग विद अर्निंग की बात की थी। और मैंने अभी अभी बात करी, उन्होंने शिक्षा सबके लिए की थी। उन्होंने एक बुक का नाम भी आपको याद होगा, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था सर्वोदय। सर्वोदय इनकी बुक है। सर्वोदय नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने बच्चों। सर्वोदय जो बुक के अंदर आपको बता दूं मैं, इन्होंने सर्व उदय मतलब कि सर्व की शिक्षा की बात की थी। तो भाई अब लगा लो कि ये सर्वोदय का मतलब ही होता है सबकी शिक्षा,
कि शिक्षा किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सभी प्रकार के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो पहले ऐसा था कि लिमिटेड था, किसी क्या नाम है आपका क्षेत्र को लेकर या किसी प्रकार के जाति को लेकर, किसी प्रकार के धर्म को लेकर था। बट बाद में शिक्षा को सर्वोदय के नाम से गांधी ने फेमस किया था। एग्जाम में आ सकता है, सर्वोदय नामक किताब किसने लिखी थी? तो आंसर होगा बच्चों, आपको एक बुक का नाम मैंने आपको और बताया था, द्विवा स्वपन। याद है आप लोगों को किसने दिया था ये? दीवा स्वपन नाम की जो बुक थी, वो किसने लिखी थी? कोई बता सकता है इसमें? दीवा स्वपन किसने लिखा था? क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर इसी के अंदर। एनीवन? तो मैं बता दो, ये लिखा था इसने गीजू भाई बड़ेगा जी ने। गीजू भाई बड़ेगा जी ने लिखा था ये बुक। याद रखना, ये बुक सब इन्होंने इस बुक में अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरियर एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा बता रखा है। याद रखना बच्चों। तो क्या नाम है बच्चों? गीजू गीजू भाई, गीजू भाई बढ़ेका, ये नाम याद रखना। इन्होंने बुक लिखी थी। और गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी? उसका नाम था सर्वोदय। ठीक है, या सर्वोदय भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये याद रखना है। अब हम आते हैं जो स्कीम्स कौन कौन सी और है। तो बेसिक दो ये स्कीम्स जो हमने पढ़ी है, गांधी जी की और मारिया मोंटेसी की, तो आपको पता है बहुत पहल की थी इन्होंने। तो सिर्फ शिक्षा को सार्वभौमिक रूप करने का जो श्रेय जाता है, वो आपको या तो महात्मा गांधी जी कहेंगे, या फिर साथ में मारिया मोंटेसी जी। मारिया मोंटेसी हालांकि इटली की रहने वाले थी, पर इन्होंने इंडिया में एजुकेशन को बहुत फैलाया था। हालांकि पहले तो कुछ एरिया में फैलाया था, फिर बाकी सार्वभौमिक रूप से करने वाली बात इन दोनों ने कही थी शिक्षा को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर आप लोग? सर देवासु अपने भी बुक का नाम है। हाँ, श्रीवास्तवन बुक का नाम है, जो कि गीजूभाई बड़ेगा जी ने लिखा था। और इस बुक के अंदर बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरियर एजुकेशन के बारे में ही बताया गया है। क्लियर है? ठीक है, बात आगे बढ़े। ठीक है, अब हम पॉलिसी रिपोर्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स या कमीशंस बनाए गए हैं इन पॉलिसीज पर। सबसे पहली जो कमीशंस आई थी, जिसका नाम है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन इस पे आज की क्लास में ये लगा लीजिए बच्चों, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपको जरूर इसको सुनना है। इसके 2 पार्ट में है, एक पार्ट आज होगा, एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि बहुत सारे कमीशन हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो एक आज वाली क्लास में होगा, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका कंप्लीट होगा। तो पहला जो रिपोर्ट है उसका नाम है, लिख लीजिए आप लोग, सर्जेंट रिपोर्ट। आपने शायद सुना भी होगा। सर्जेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है बच्चों, जो कि सभी प्रकार के बच्चे की शिक्षा की बात करता है। ये लगा लो, शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से कहने वाला अगर कोई ऐसी पहली पॉलिसी अगर मैं कहूँ, रिपोर्ट कहूँ, तो वो कौन सी है? सर्जेंट रिपोर्ट है बच्चों, याद रखना। सर्जन रिपोर्ट ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी है, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को बात करी है, अपर सेकेंडरी की बात की है, कास्ट को इंक्लूड करने की बात करी है, हर रिलीजन को इंक्लूड करने की बात कही है, जेंडर को इंक्लूड करने की बात करी है। सबकी शिक्षा, यानी कि अगर शिक्षा को अगर सार्वभौमिक रूप करने वाला व्यक्ति, अगर कोई स्कीम रिपोर्ट पहली बार अगर ना आई होगी, तो वो कौन सी सर्जन थी? और ये आई कि आपकी 1947 44 में, यस, 44 में रिपोर्ट आई थी बच्चों, याद रखना। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि मेन ऑब्जेक्टिव फोकस ही क्या है हमारा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। देखो इन रिपोर्ट्स में ना, एक चीज मैं आपको बता दूं मैं, इन रिपोर्ट्स में ना बहुत डिटेल से चीजें बताई गई हैं, प्राइमरी अर्ली हर हर प्रकार के रिपोर्ट्स में। बट मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो कि अर्ली चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग कही गई है। पूरी रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों में, क्योंकि वो किसी काम की है नहीं। जो इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट वो होगी, जो कि बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड पे कही गई है, केवल उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं होगी, आपको याद जो मेन पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव, अब देखो सर्जन रिपोर्ट आपको बताइए, पीआरटी में भी आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे पीआरटी वाले हैं वो भी इसको समझे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, सर्जन रिपोर्ट, ये जो है दोनों वाले बच्चों, मतलब दोनों में पूछ सकता है, अर्ली जो पीआरटी वाले हैं या एनटीटी वाले हैं, दोनों में। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बच्चों? प्री प्राइमरी एजुकेशन को हमें क्या करना है? अच्छे से बढ़ाना है, सबके लिए करना है प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को सार्वभौमिक करने वाले जो पहली स्कीम थी हमारी, वो सर्जन स्कीम थी, मतलब रिपोर्ट थी बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। और इनको ये कहना है कि एजुकेशन जो होता है ना बच्चों, वो सोशल एक्सपीरियंस से मिलता है। दूसरों के साथ मिलजुल के बैठ पढ़ना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, तो सोशल एक्सपीरियंस है एजुकेशन हमारी। सामाजिक अनुभव है, समाज में जितना इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे से मिलेंगे, दूसरे से बात करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे, उतना हम सीखेंगे। ये ना केवल स्कूल दायरे में नहीं होते, इनका ये मानना है कि ये ना नॉट नॉट फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स। तो इनका ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए।
इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है, आपको पता है गांधी जी भी कहते हैं कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बाहरी एनवायरनमेंट में पढ़ाओ। आपने टैगोर का नाम सुना होगा, शांति निकेतन, वो उनका जो पूरा शांति निकेतन बनाया गया था, वो एक तरह का प्ले ग्राउंड टाइप का था, एक बगीचे टाइप का था, गार्डन टाइप का ही था। और मैं बात करूँ किंडर गार्डन, जो कि हमने फ्रोवेल की थ्योरी में पढ़ी थी, किंडर गार्डन भी एक तरह का प्ले ग्राउंड ही है। किंडर गार्डन पहला एक प्ले स्कूल था जो कि इंडिया में मतलब बाहर बनाया गया था, इनफैक्ट मेरे ख्याल जर्मनी के आसपास बनाया गया था। तो ये सब नाम जो है बच्चों याद रखना। इन सब का ये मानना था कि फॉर्मल इंस्टीट्यूट के अंदर ना किसी एक जगह के अंदर शिक्षा नहीं मिल सकती। शिक्षा को सोशल एक्सपीरियंस बनाओ, मतलब कि लोगों से जोड़ो, लोगों से जोड़ के बच्चा सीखेगा। मतलब कि क्लास में ही शिक्षा नहीं होती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं होती है, शिक्षा क्लास से बाहर भी होती है। तो शिक्षा की बाहर की किसी शिक्षा पर ज्यादा फोकस करो, ना कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट पर। फॉर्मल इंस्टीट्यूट में शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा मानना था सर्वे रिपोर्ट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा एजुकेशन रिपोर्ट जो है, शिक्षक रिपोर्ट जो है, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सोशल अनुभव के से सीखने की बात करता है, बजाय फॉर्मल फॉर्मल इंस्टीट्यूट से। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, सर्जेंट रिपोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्जेंट रिपोर्ट में 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्या है, ऊपर से क्या क्या मेन बात इसके अंदर बेसिकली कही गई है। इसके बाद आते हैं बच्चों नंबर दूसरा, जो कि एक और स्कीम या कमीशन आया था, उसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आपको अगर याद होगा तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये आपको पता ही है, इन्होंने भी बहुत काम किया है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था बच्चों, ये आपका कब आया था बता दो को, 1952-53 में। क्या आप इसके चेयरपर्सन का नाम बता सकते हैं? ये भी एग्जाम में पूछ लेता है बच्चों। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? कोई बता सकते हो इस? प्रोफेसर हाँ, सर तब नाम तो याद था, प्रोफेसर राम कुछ करके था। प्रोफेसर राम, इनका इस सर पॉलिसी, इसको मुदालियर भी कहते हैं क्या, हाँ सेकेंडरी इसको एजुकेशन को? मुदालियर कमीशन कहते हैं, इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है इसको। दूसरा नाम इसका मुदालियर कमीशन है। अब तो नाम बता सकते हो, मुदालियर एक नाम है बच्चों, इसके नाम पे रखा गया है। यही इसके वो थे बच्चों, चेयरपर्सन थे। आप इसका पूरा नाम लिख लीजिए, क्या था इसका पूरा नाम, था ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मद्रास के ना प्रोफेसर रहे हैं बच्चों ये, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे थे ये बच्चों। तो ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे, इन्होंने इस कमीशन का को संचालन किया था, चेयरपर्सन थे ये, याद रखना। बट आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन होती है जब 6-7 क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं हम लोग। तो 6-7 क्लास के सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत करने की बात इस पॉलिसी में की गई थी। एज ग्रुप में मैं आपको बता दूं, 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कहा था कि हम इन बच्चों पर शिक्षा देंगे, और ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको अर्ली चाइल्डहुड के बता रहा हूँ, तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है, बट लेकिन इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी बात करी है। तो हम केवल उस एरिया को बात करेंगे, टारगेट करेंगे जो कि प्री प्राइमरी पर था। तो हालांकि कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है, एज क्या होगी 11 से 17, लेकिन ये बेसिकली प्री प्राइमरी के बारे में क्या कहता है उसके बारे में जनरली हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या कहती है इसके बारे में, पहली बात तो ये जो एजुकेशन है, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो बात कर रहा हूँ, ये बात करता है कि भाई चाइल्ड टू जॉय ऑफ लर्निंग। चाइल्ड जो होते हैं ना, जॉय ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग को ना इंजॉय करे, जॉय करे, खेल खेल में सीखे। जॉयज ऑफ लर्निंग, जॉय ऑफ लर्निंग मतलब क्या होता है कि बच्चे जो खेल खेल में क्या करें, सीखे। जॉय लर्निंग उनके लिए जॉयफुल होनी चाहिए, पहली बात तो ये कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट, देखो इनको ना ये पॉलिसी ये भी कहती है कि बच्चों में ना डेवलपिंग हेल्थ हेल्थी हैबिट। हेल्दी हैबिट का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं होता बच्चों की कुछ अच्छी हेल्दी हैबिट हो, जैसे कि अब खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, है ना, खाने के बाद जो होता है अच्छे से होना चाहिए, अब अच्छे से साफ सुथरा होकर खाना चाहिए, हाथों को क्लीन करना चाहिए, है ना, या मतलब ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना, और दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक हेल्दी हैबिट्स होती है खाने पीने से रिलेटेड जो होती है, वो बच्चों में क्या किया जाए, सिखाया जाए, ये कहा जाता है हैबिट है। और इसके साथ साथ बच्चों को क्या सिखाया जाए हेल्दी हैबिट के साथ, क्लीननेस, कि आपको अपने आप को क्या करना है, क्लीन रखना है।
तो क्लीन रखने के लिए आपको रोज नहाने चाहिए, रोज अपने नाखून वगैरह काटने चाहिए, है ना, प्रॉपरली। ड्रेसअप प्रॉपर होनी चाहिए, बाल पूरे भी छोटे छोटे होने चाहिए, तो क्लीन होके आना एकदम से एकदम ना। और हेल्दी हैबिट जो होती है, खाने की हैबिट जो है, खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए, पूरा खाना फ्रीज करना चाहिए हमें, है ना। और अगर किसी कुछ मांगना है तो प्यार से हमें उसको मांगना चाहिए। तो हेल्दी हैबिट डेवलप करनी है। और क्लीननेस पे क्या करना है, हमें जोर देना है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट बच्चों को रखना है, इस पे बात करते हैं ये, ठीक है। और कंपेनियनशिप सर ये लर्निंग, देखो ये, सेकेंडरी एजुकेशन में ही है ना? हाँ ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो और इसमें कहा गया है बच्चों, क्या कहा गया, कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बन सकता है कि बच्चों में डेवलप करोगे कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल रिक्रिएशनल क्रिएशनल एक्टिविटीज। देखो पहली बात तो मैं जानूं, पहली बात तो कंपेनियनशिप का मतलब होता है बच्चों की, बच्चों को ग्रुप में पढ़ाया जाए। कंपेनियन मतलब कि एक दूसरे के ग्रुप में, यानी कि ये बेसिकली बात करता है ग्रुप लर्निंग की, है ना, कि समूह में सिखाया जाए, बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से इंगेज होंगे, और उनका सीखने का विकास होगा, पहली बात तो ये। और रिक्रिएशन मतलब होता है ना मनोरंजन करते हुए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, गेम्स के माध्यम से, खेल खेल खिलाते हुए बच्चों को। तो बच्चों को आनंद मई जो अधिगम होता है वो होना चाहिए, मतलब नहीं होता, बच्चों को खेल खेल में खिलाना चाहिए। तो रिक्रिएशन होनी चाहिए, बच्चों को एंजॉय कराओ, एंजॉय भी कराना है, एक्टिविटी होनी जो एंजॉय भी कराए बच्चों को। और ग्रुप एक्टिविटीज बेसिस पर, मतलब कि कंपेनियनशिप, एक दूसरे की हेल्प से बच्चे क्या कर सके, सीख सके, ऐसी बात करते हैं पॉलिसी। तो एग्जाम में आ सकता है कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो है अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन में होनी चाहिए। ये बात कौन सी पॉलिसी या कौन सा कमीशन करती है, तो हम आपका आंसर होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, आपको बताएंगे ये वाला पॉइंट, बताएंगे एक बार, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट है, जिस समय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको मुरैया कमीशन भी हम कहते हैं, उसी समय एक और पॉलिसी छोटे बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, उसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कमीशन। तीसरा, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कमीशन, कमिटी के नाम से ये एक स्कीम आई थी, ये एक तरह का मतलब रिपोर्ट आई थी बच्चों, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कमेटी के नाम से। और ये भी आपके 1953 के आसपास से आई थी बच्चों, याद रखना। और तो इनको क्या करना है कि पहली बात तो ईसीसी एजुकेशन को हमें बढ़ाना है, प्रमोट करना है अच्छे तरीके से, प्रमोट ईसीसी एजुकेशन, ईसीसी एजुकेशन को प्रमोट करना है हमें, ठीक है। खासकर ईसीसी ईसीई को, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसको बोलते हैं ना, ईसीई पहले क्या था, तो पहले इसका नाम ना बच्चों आपको बता दूं ईसीई था, बाद में इसका ईसीसी कर दिया, पहले इसका नाम क्या था, ईसीई था। ईसीई का मतलब क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का नाम से पहले था बच्चों। तो प्रमोट करना है ईसीई एजुकेशन को, ज्यादा हम ईसीई एजुकेशन बोलते हैं कि हमें उसको प्रमोट करना है। और साथ में क्या करना है, अब हम ना प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है, तो पहले क्या था, आपने देखा बहुत सारे प्ले स्कूल खुले हुए हैं। प्ले स्कूल क्या है बच्चों, प्ले स्कूल अलग होते हैं और स्कूल अलग होते हैं, प्राइमरी स्कूल अलग होते हैं, प्ले स्कूल अलग होते हैं। तो ये पॉलिसी ये कहती है कि जो प्री प्राइमरी है ना, वो उसको प्राइमरी के अंदर ही होनी चाहिए। तो प्री प्राइमरी स्कूल इन प्री प्राइमरी स्कूल इन प्राइमरी स्कूल्स, मतलब कि प्री प्राइमरी स्कूल्स को ना प्राइमरी स्कूल के अंदर ही इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में होना चाहिए, कि मतलब उसी के अंदर बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन ले और फिर उसके बाद क्या करे, प्राइमरी एजुकेशन में आ जाए, ठीक है। तो ये वाली बात की गई है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन सी एजुकेशन ये कहती है कि प्री प्राइमरी को प्राइमरी के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए हमें। तो ये हमारी ये वाली एजुकेशन है। ये कोई नई बात नहीं है बच्चों, अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो ये तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 53 की, अभी जो हमकी एजुकेशन आई है आपको याद होगा, अभी जो हमारा एनपी आया है 2020, ये जो हमारी एक पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है,
इसने भी कहा है कि ना बाल वाटिका खोले जाएंगे, बाल वाटिका, यह पता होगा आप लोगों को बच्चों, आजकल बाल वाटिका की भी वैकेंसीज आने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो बाल वाटिका खोले जाएंगे बहुत सारे। और ये जो बाल वाटिका होगा ना, ये प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही होगा, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन वाला है ना, उसी के अंदर हम बाल वाटिका भी खोलेंगे, ताकि ना बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन हो और प्री प्राइमरी एजुकेशन को ना डिस्टेंस, प्री प्राइमरी बाल वाटिका क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है, तो इसको प्राइमरी के अंदर होगा, क्योंकि ताकि बच्चे को ये ना लगे कि वो हमें अलग प्रकार का स्कूल में ले जाया जा रहा है। हम जहाँ मतलब अब बच्चे देखो बाल वाटिका से प्राइमरी स्कूल में आ रहे हैं ना, तो उसी स्कूल में उनका जो बिल्डिंग चेंज हो जाएगा या क्लास चेंज हो जाएगा, इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें स्कूल से दूर ले जाया जा रहा है। तो ये अच्छी स्कीम पर बात की गई थी कि प्राइमरी के अंदर अगर प्री प्राइमरी स्कूल खोलो तो, और इसी के बाद बच्चा प्राइमरी स्कूल में अगर जाएगा तो बच्चे को ज्यादा ना डिस्टेंस नहीं लगेगा, डिस्टेंस फील नहीं होगा। इस पर्पज से ही कहा गया था कि प्री प्राइमरी स्कूल को हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल के अंदर ही खोलेंगे और उनको शिक्षा देंगे, ताकि बच्चे को ना एक तरह से एक इंटरेक्शन हो पाए, अच्छा उनको ये लगे कि हमें उसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताएंगे एक बार। तो ये वाली बात एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि प्राइमरी स्कूल को प्री प्री प्राइमरी स्कूल को प्राइमरी में खोलने वाली बात कौन करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका बच्चों, दैट इज, है ना। अब आते हैं फोर्थ पॉलिसी पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारी इनफैक्ट सारी जितनी भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी पॉलिसी या कमीशन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लगा लो इस पर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, और मुझे लग रहा है इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगली जो हमारी फोर्थ पॉलिसी है, देखो ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लग रहा है वही लिखवा रहा हूँ, जो पर 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये लगा लीजिए 101% इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट है हमारा कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन भी आपको बता दो मैं सभी एजुकेशन की बात करता है, तो कोठारी कमीशन बहुत फेमस है। इनफैक्ट लगा लो जो इंडियन एजुकेशन जो हमारी है ना अभी, इसको अगर किसी ने सपोर्ट दिया है, किसी ने मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को ऊपर उठाया है, उसमें से एक नाम डीएस कोठारी का है बच्चों, दौलत सिंह कोठारी। ये बच्चा वही है। ये इसने किसने दिया ये पॉलिसी, मैं बताऊं इसके चेयरमैन कौन थे, उसका नाम था डी एस कोठारी। आपको बता दूं मैं बहुत अच्छी बात इनके बारे में, ये वही व्यक्ति है जिसके गाइडेंस पर, जिसके मतलब दिशा निर्देश में पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 वाली आई थी। ये वही व्यक्ति है जिसने 1968 वाली जो पॉलिसी थी उसका भी संचालन किया था बच्चों। तो मैं बता दूं कोठारी कमीशन 68 की जो हमारी पॉलिसी है, ये इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों। पहला पॉइंट तो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी थी, जो कि आज भी हमारे एजुकेशन में लागू नहीं हुई है। और 2020 की जो पॉलिसी है वो आज भी ये बात कहती है कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए और एक लैंग्वेज हम फॉरेन लैंग्वेज रखेंगे, जिसमें इंग्लिश बेसिकली रखी जाती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात ये करती है। ये वही पॉलिटिशियन पॉलिसी है जिसने सबसे पहली बार इंक्लूजन की बात करी थी, कि सभी बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है और सब बच्चों को पढ़ना। हालांकि बात तो बाकी लोगों ने भी करी थी, बट इसने ज्यादा करी थी, ये ध्यान रखना आप लोगों को बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये वही है बच्चों जिन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी, हालांकि ये बात भी बहुत पहले कही गई थी किसके माध्यम से, बट उससे मैं उत्तर जाने तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो होती है बच्चों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब शिक्षा को हमें निःशुल्क करना देना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो होती है, इसकी बात भी ये करते हैं। तो ये बहुत फेमस है, और ये वही व्यक्ति हैं जो एजुकेशन में, आपको बता दूं मैं, 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर, जो हम अब 2010 से पहले, 2000 मतलब 20 से पहले जो हम जितने भी पढ़ रहे थे, यही पॉलिसी यही स्ट्रक्चर चल रहा था। अब तो आपको बताइए कि कौन सी आ गई है, 5+3+3+4, ये कौन सी पॉलिसी में आया है। ये भी नेशनल पॉलिसी में ही आया था, वो नेशनल पॉलिसी हमारी अभी वाली है 2020 वाली। और ये वाला जो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था वो इस पॉलिसी में आया था। और ये जो स्ट्रक्चर की जो मतलब एक वो सजेशन दिया था, वो किसने दिया था, डीएस कोठारी ने। सर बहुत ये ही इंक्लूसिव के बाद क्या लिखा है? इंक्लूसिव करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है, इसकी बात इसमें की थी बच्चों, ठीक है। सर ये नीचे 10+2+3 लिखा है। एक मिनट आया बच्चों, एक मिनट आया।
ठीक है, तो क्या क्या कह रहे थे आप लोग? ये सबसे नीचे 10+2 10 प्लस 3 प्लस है। 2 प्लस 3। 10 मतलब 10 साल की जो हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा होगी, 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा होगी, मतलब हायर सेकेंडरी, और 3 साल का हमारा डिग्री एजुकेशन, जो अब यही चल रहा था ना पहले। 10 साल की सेकेंडरी एजुकेशन चलती थी, 2 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन 11th 12th जिसको हम लोग बोलते हैं, और 3 साल का क्या होगा बच्चों, हमारा डिग्री कोर्स होगा, है ना। तो ये जो सर स्कीम है, ये इस वाले स्ट्रक्चर। कमीशन में ये सजेस्ट किया था 10+2+3 हाँ का। हाँ, ये डीएस कोठारी ने सजेस्ट किया था। ओके। हाँ, डीएस कोठारी ने सजेस्ट किया था भैया, 10 प्लस 2 प्लस 3। और जो हम 10 प्लस 2 प्लस 3 का जो सिस्टम अभी तक देख रहे हैं ना बच्चों, ये देन ही किन की है, डीएस कोठारी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है जिसने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा योगदान दिया है बच्चों। शिक्षा को आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का, सार्वभौमिक करने का जो काम किया है, वो इस पॉलिसी ने किया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको मैंने। अब हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें उन्होंने क्या योगदान दिया। तो हालांकि इनकी एजुकेशन भी प्राइमरी से ज्यादा चलती है, बट प्री प्राइमरी के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कि भाई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब होता है कि बच्चे को ना कुछ करके सीखने का मौका मिले। तो इनको ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिसे बच्चा करके सीखे। तो आप ये कह सकते हो कि ये कनेक्ट एक्सपेरिमेंटल में बेसिकली होता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। इनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सिखाया जाए, ये बात आज भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में है। और जो गाइडलाइंस आती है उसमें ये आता है कि जो प्री प्राइमरी लेवल बच्चे होते हैं, वो हाथ पर क्रियाकलाप करे, और हाथों से कोई भी काम बनाना, कोई भी स्किल डेवलप करे बच्चा, ये बेसिकली है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बात करता है। दूसरी बात ये बात करता है, देखो हमारी जो एजुकेशन है ना, बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली एजुकेशन है। तो हमें ना एजुकेशन को लेस कॉस्टली बनाना है। क्या करना है हमें? हमें शिक्षा को क्या करना है, शिक्षा के लेवल को क्या करना है, लेस कॉस्टली बनाना है ना। ठीक है, डेवलप लेस कॉस्टली मेथड, क्या यूज करना है, डेवलप करना है हमें लेस कॉस्टली मेथड, मतलब कि ऐसे मेथड बनाने हैं जिसमें ज्यादा कॉस्ट ज्यादा नहीं होता, टूल्स ना लगे ज्यादा। आपने देखा होगा बच्चों कि ये बहुत बड़े बड़े टूल्स होते हैं और प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्कूल्स के अंदर। इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है, और बहुत सारे स्कूल्स अफोर्ड भी कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे उस चीज को समझ भी नहीं पाते रहता है। तो ऐसे ही कुछ ना, जो डेली के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना बच्चों, जैसे कागज वगैरह हो गया, तो कागज से ही बड़े तरह तरह के पिक्चर बनाना सिखाया जाए बच्चों को। तो मतलब कि कम से कम खर्चे में ना सारा काम निपटाया जा सके। और डेली लाइफ की जो चीजें होती है ना, जो हम यूज करते हैं, जैसे बॉक्स हो गए, या कोई भी बॉटल्स वगैरह हो गई, कागज वगैरह, इनका यूज करते हुए ना हमें बच्चों को क्या करना है, एक्टिविटी करानी है। तो उससे क्या होता है, बच्चे सीखेंगे भी। दूसरी बात ये है कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा लगेगी नहीं, आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। एक रविंदर नाम से ना, शायद मेरे ख्याल से, तो मुझे याद आ रहा है, रविंदर टूल के नाम से कोई ऐप है एक, जिसमें ना बेसिकली वो जो टूल के नाम की जो ऐप है, रविंदर नाम से, रविंदर है, रजिंदर है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है। उस उसमें ना, उस ऐप में ना बच्चों को वही सिखाया जाता है कि वेस्ट मटेरियल जितने भी हमारे होते हैं, जैसे कागज वगैरह होते हैं या कुछ भी होते हैं, उनसे मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो उसमें यही बताया गया है कि डेवलप करना है लेस कॉस्टली, तो हमें वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनसे हमें मैक्सिमम यूज करते हुए हमें बच्चों को टूल्स एंड टेक्निक्स या जो भी एजुकेशन होता है वो हमें देनी है। ये बात करता है कोठारी कमीशन। क्या करता है ये? वेस्ट मटेरियल से यूजफुल चीजों को बनाने की बात करता है। तो आप ये लिख सकते हो, ये क्या कहता है कि भाई क्या करना चाहिए, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स से है ना, क्या करना है हमें, यूजफुल क्या करने हैं, यूजफुल क्या करने हैं, चीजें बनानी है, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है कोडाई के बाद, किसने कहा था डेवलपमेंट में लेस कॉस्टली मेथड यूज करना है, या वेस्ट मटेरियल से बच्चों को यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बनाने सिखाने हैं, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होंगे, बच्चा वहां से अवेलेबल भी हो जाएगा, और बच्चे सीख भी लेंगे। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, मतलब बच्चा करके सीखे कोई भी चीज़ को। और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का जितना हो सके, हाथों से बनाना सिखाना, कोई क्रिएट करना सिखाना, बच्चे को क्रिएटिव माइंड भी इससे डेवलप हो पाएगा। तो ऐसा माना था किसका, बच्चों कोठारी कमीशन का। तो इसके बारे में इतना क्या, बाकी उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो मैं कोई सारी बातें लिखवाई हैं, ये सारी बातें कहना कहीं किसकी देन है, आपकी डीएस कोठारी की ही देन है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? कोठारी कमीशन में आया। अच्छा, ये सर आया वेस्ट कब था? मटेरियल के बाद क्या लिखा है? वेस्ट मटेरियल से यूजफुल चीजें बनाना सिखाना, मतलब ये हिंदी में आपको मिक्स करके लिख दिया।
कोड मिक्सिंग कर दी मैंने इसमें, दोनों चीज को मिक्स कर दिया है, तो ये भी समझ में आई है। अच्छा ये आया कब था, मैं बता रहा हूँ आपको, 1964 66 में, मतलब 64 में बना था और 66 में ये लागू हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है इसकी डेट वगैरह, हालांकि ईयर उतना आता तो नहीं एग्जाम में, बट क्या पता पूछ दे, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप लोगों के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे। पांचवा कौन सा था बच्चों, ठीक है। तो पांचवे की हम बात करते हैं। पांचवा है बच्चों चाइल्ड केयर कमिटी। चाइल्ड केयर कमिटी, ये भी आया था बच्चों, सीसीसी के नाम से था बच्चों ये चाइल्ड केयर कमिटी। ये आपका 64 63 64 में बच्चों, ईयर भी पूछ सकता है एग्जाम में, एनटीटी वाले एग्जाम में ईयर भी पूछ सकता है, तो आपको ईयर पे भी ध्यान रखना है, याद रखना बच्चों। छोटी छोटी बातें भी पूछ सकता है आप लोगों से। इसके जो चेयर पर्सन थी, बहुत ही फेमस है बच्चों, ये इनका नाम, चेयर पर्सन हम बोलते हैं अब हम लोग, है ना। चेयर पर्सन थी, उनका नाम है श्रीमती बी ताराबाई। श्रीमती बी ताराबाई। ये ताराबाई वो ताराबाई मोदक वाली नहीं है, सब लोग ना मिक्स कर देते हैं, बी ताराबाई को ताराबाई मोदक समझ लेके वही लिख देते हैं, नहीं ये अलग है। ये ना एक बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने शिक्षा पे काम किया है। इन ये ना बेसिकली जो जितनी हमारी ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं या कमीशंस बनते हैं, उनमें अपना योगदान देती है। तो उन्होंने कमीशन एक्ट जो बनाए जाते हैं ना, तो उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देती थी पहले। श्रीमती कौन है ये, बी ताराबाई, ये आपको नाम याद रखना है, इसके चेयरमैन थी चाइल्ड केयर एंड कमिटी की, ठीक है। इन्होंने कहा था भाई कंप्लीटली ओवरहोल, कंप्लीटली कंप्लीट ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब जानते हो क्या होता है, ओवरहॉल प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, क्या होता है इसका मतलब बताइए जरा मुझे। ओवरहॉल, HHAWUL, ओवरहॉल, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बताएंगे एक बार। बोलो। देखो ये कहते हैं ओवरऑल का मतलब होता है कि ओवरऑल हमें चीजों को क्या करना है, इम्प्रूव करनी है, सुधारना बोलते हैं इसको, इम्प्रूव करना। हमें पूरे प्री प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ये था इस पॉलिसी का मेन। पूरे जो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करना, नहीं स्कूल के अंदर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, रोट लर्निंग कराते हैं, रटकर सिखाते हैं, है ना। और बच्चों को नहीं मतलब गिनती सिखा रहे हैं, पहाड़ी सिखा रहे हैं, इन सब पे नहीं फोकस है, हमें एक्टिविटीज पर फोकस करना है। तो जो पूरा सिस्टम है ना चला हुआ प्री प्राइमरी एजुकेशन को देने का, या ये बच्चों को रट के सिखाने का, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन की मेन मतलब लिमिटेशंस भी रही है कि हम प्री प्राइमरी के नाम पर उनको बच्चों को ऐसी एजुकेशन देते हैं ना, जैसे कि हाँ बच्चे को हमें आईएएस ऑफिसर बनाना है या हमें हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना हो, उनको वैसे ही सोचते हैं बेस बना देंगे यहाँ पर। बाकी बट प्ले स्कूल होते इसलिए नहीं है बच्चों, प्ले स्कूल का मतलब प्ले स्कूल ही होता है। प्ले स्कूल का मतलब आप बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, बच्चों को बच्चों को एक्टिविटीज कराओ, एक्टिविटीज के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हो, लेकिन बच्चों को रटना नहीं सिखाएंगे वहां पर। तो ये सिस्टम को हमें बदलना है। इस सिस्टम को बदलने की बात की थी चाइल्ड केयर कमेटी ने, और ताराबाई मोदक ताराबाई जो थी अभी ताराबाई ये कहती हैं कि भाई ओवरऑल जो है मतलब इम्प्रूव करना है, ओवरऑल जो हमारे पास सिस्टम है किस चीज़ का, प्री प्राइमरी एजुकेशन का, इसमें बदलना है, एक्टिविटीज को यूज करना है। और मतलब कहते हैं एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, चाइल्ड फ्रेंडली बनाना है, जहाँ पर हर बच्चों को इन्वॉल्वमेंट मिल सके, हर बच्चा एक्टिविटी से सीख सके, ऐसा माहौल तैयार करना है, ना कि हमें रटने वाला माहौल बच्चों को क्लास के अंदर में तैयार करना है। तो ये बात करती है ना। और ये बात करती है जो टीचिंग जो हमारा एजुकेशन है, जो हम एजुकेशन प्लान करेंगे वो अलाइन करेंगे। अलाइन मतलब होता है जोड़ना, संगठित करना। अलाइन विद, अलाइन विद द नीड ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी की नीड है ना बच्चों, इंडियन सोसाइटी जैसी इंडियन सोसाइटी की नीड है, वैसे हम एजुकेशन बच्चे को देंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है।
और एजुकेशन को थोपना नहीं है बच्चों के ऊपर, एजुकेशन को फ्री करना है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है एजुकेशन को। है ना। और बच्चों को ना एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग कहते हैं ना, एक्टिविटी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। रटने वाली चीजें बहुत कम यूज करेंगे हम अपने एजुकेशन के अंदर। ये बात करते हैं चाइल्ड केयर कमेटी पर, और ये कमेटी समर्पित ही किसके लिए है, जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होते हैं उनके लिए होने चाहिए। ठीक है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, और इस पर 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने के। यही कमीशन जो है बात करता है, याद रखना, कि एजुकेशन में शिक्षा बच्चे जो लेते हैं उनमें मिड डे मील इन प्री प्राइमरी स्कूल। तो मिड डे मील वाली बात, मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील वाली बात का सजेशन जो है, ये कौन देती है, चाइल्ड केयर कमेटी जो कि बी ताराबाई जी ने बनाया था, वो देती हैं कि भाई मिड डे मील होना चाहिए इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल के अंदर हम बच्चे को मिड डे मील भी दें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको खाने के पैसे नहीं होते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, तो उनको शिक्षा का सही अर्थ नहीं मिल पाता है। और बच्चे जो होते हैं क्योंकि भूखे हैं तो किसी रोजगार में लग जाते हैं कि उनको ये लगता है कि आजीविका कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पेयर टू द पढ़ाई लिखाई से। और कुछ लोग इतने अनपढ़ टाइप के होते हैं जो बच्चों को एजुकेशन लेते नहीं है, कामों में लगाए रहते हैं। तो अगर बच्चा मिड डे मील व्यवस्था अगर लाएंगे, अगर हम खाना पीना भी साथ में बच्चे को देंगे, तो हम बच्चे को क्या कर पाएंगे, बच्चा अच्छी शिक्षा ले पाएगा, और बच्चा जो है एटलीस्ट खाने के बहाने तो स्कूल आएगा और वो एजुकेशन लेगा। तो याद रखना, हालांकि मिड डे मील व्यवस्था इंडिया में वैसे कब सही रूप से लागू की गई थी, ये आपकी हुई थी 1995 में, जब सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन किया गया था, उसमें आया था। और ये पहली बार इसमें मिड डे मील व्यवस्था जो हमारी स्कूल में एजुकेशन में लागू हुई थी। तो एग्जाम में आ सकता है, मिड डे मिल जो स्कीम हमारी आई थी वो बेसिकली 1995 में आई थी, और ये सबसे पहली बार तमिलनाडु में, याद को याद होता, जहां तक मेरे को याद है तमिलनाडु ने सबसे पहले बात की गई थी। बट इसकी जो मतलब बात छिड़ी थी, जिसको हमने बात की, सजेशन की बात की गई थी, वो हमारी जो स्कीम है वो कौन सी है बच्चों, चाइल्ड केयर कमेटी। एग्जाम में आ सकता है कौन सी कमेटी शिक्षा में, एजुकेशन में मिड डे मील को लाने की बात करती है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, दैट इज, क्या होगा आंसर बच्चों बताएंगे, वो होना चाहिए चाइल्ड आपका केयर चाइल्ड कमेटी। केयर कमेटी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस वाले कमेटी से यही वाला पॉइंट जो है आपका बन के आता है कि भाई कौन सी चीजें हमें बच्चों में लागू करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों ये पॉइंट। इसके अलावा ये बात करते हैं कि बच्चों को प्ले एक्टिविटीज, खेल क्रियाकलाप से पढ़ाना है हमें बच्चों को। और बच्चों के लिए ना ग्राउंड्स, प्ले एक्टिविटीज कहाँ पर हो पाएंगे, ग्राउंड्स में हो पाएंगे। तो ग्राउंड्स वगैरह जो होते हैं ना, ग्राउंड बनाए, बच्चों को प्ले ग्राउंड बनाए, स्कूल में है ना प्ले ग्राउंड होने चाहिए। प्ले ग्राउंड बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो प्ले ग्राउंड्स वगैरह जो होते हैं वो बनाने हैं बच्चों के लिए, ताकि वो खेल खेल सके। तो इसमें प्ले एक्टिविटीज कराएंगे, ग्राउंड में जाएंगे तो एक्टिविटी करेंगे, तो बच्चे का फिजिकल एंड मोटर स्किल भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसका पर्पस क्या था इसको लाने का, कि बच्चों का क्या हो, फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटी जो होती है बच्चे कर पाएंगे, और उनकी मोटर स्किल्स क्या होंगी बच्चों, डेवलप हो पाएंगे। ये बात याद रखना। इसके अलावा ये बात करते हैं हैंड्स वर्क, वही वजह था हैंड्स ऑन वर्क होते हैं ना, हाथ से नहीं बच्चों को कोई चीज बनाना सिखाते हैं, स्किल्स सिखाई जाती है। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराया जाएगा बच्चों को, हाथ से कोई चीज क्या करी जाएगी, सिखाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिजिकल एंड फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज। और हम हैंड्स ऑन वर्क कराएंगे बच्चों को, सेंसेस का यूज बच्चा करना सीखेगा, साथ में नेक्स्ट में लिखेंगे जो सेंस ऑर्गन होता है, जो देखना सुनना, है ना, सेंसेस के यूज करेंगे, बच्चा देखेगा सुनेगा, सुन के पहचानेगा। इमोशन सपोर्ट बच्चे को देंगे, है ना, बच्चे का इमोशन, बच्चे को अटैचमेंट देंगे, कोरिलेट करेंगे, उनका देखभाल करेंगे हम, तो संवेगों का विकास भी बच्चों में किया जाएगा। और साथ में लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास भी करेंगे हम बच्चों के अंदर। तो बच्चों को आपसी कम्युनिकेट कराया जाएगा, आपसी में बच्चे बातचीत करेंगे। और साथ में थिंकिंग स्किल भी डेवलप की जाएगी। तो एक्टिविटी अगर हम उसको कराते हैं ना बच्चों को, हैंड एक्टिविटीज कराते हैं या कोई भी एक्टिविटीज कराते हैं, तो बच्चे का क्या होगा, थिंकिंग स्किल भी साथ साथ में डेवलप होगी। ठीक है। तो बच्चे का चिंतन कौशल का भी क्या होगा, बच्चों का विकास हो पाएगा। ठीक है। तो आधी कमीशन हमने आज कर ली, आधी कमीशन हमने कंप्लीट कर ली आज।
आधी कमीशन अभी और रह रही है बच्चों, मैं आपको बता दूं मैं कौन कौन सी अभी और रह रही है। इसमें अभी आपको मिलेगा स्टडी ग्रुप ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1966 ने क्या कहा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से आए थे, कौन से आर्टिकल में आता है इस 6 ईयर के एजुकेशन को, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेक्स्ट क्लास अगर मिस कर दोगे तो ये क्लास भी किसी काम की नहीं आप लोगों की, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो पार्ट 1 हमने आज किया है, पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताएंगे एक बार एवरीवन? सर एक बार आप सिलेबस भी लिखवा देना, एंटिटी का कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। ओके बच्चों, याद दिलाना मुझे एक बार। ओके।